नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु त्रिप्रश्न, लघु त्रिप्रश्न और दीर्घ त्रिप्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता हो सके। तो ऐसे देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु त्रिप्रश्न में पहले प्रश्न की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको धर्मवीर भारती के जन्म और स्थान के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धूमिल को किस वाद का कवि कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो धूमिल है, धूमिल को किस वाद का कवि कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि धूमिल को किस वाद का कवि कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार कौन है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रह्म राक्षस कविता है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार का नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अज्ञेय है, अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के रचनाओं क्या करना है, महादेवी वर्मा के रचनाओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्ण किरण के रचनाकार का नाम लिखिए। यानी कि जो स्वर्ण किरण है, यहाँ पर दोस्तों आपको स्वर्ण किरण के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको स्वर्ण किरण के रचनाकार का नाम भी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के निबंधों के नाम बताइए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, निराला के निबंधों के क्या नाम है। यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के निबंधों के नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद की रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि जो घनानंद है, यहाँ पर दोस्तों आपको घनानंद की रचनाओं क्या करना है, घनानंद की रचनाओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है। यानी कि तुलसीदास की जो भी रचना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरसागर में कितने पद हैं। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूरसागर है, सूरसागर में कितने पद हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सूरसागर में कितने पद हैं। समकालीन कविता की प्रवृत्ति स्पष्ट कीजिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समकालीन कविता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर समकालीन कविता क्या करना है, समकालीन कविता की प्रवृत्ति स्पष्ट करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु त्रिप्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों लघु त्रिप्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संत काव्य होता है, संत काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो गोरखनाथ है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास की भक्ति पद्धति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूरदास है, सूरदास की जो भक्ति पद्धति है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर सूरदास की भक्ति पद्धति पर क्या करना है, सूरदास की भक्ति पद्धति पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी का जो काव्य समन्वय है, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी का काव्य गागर में सागर भरने जैसा है, कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिहारी के काव्य गागर में सागर भरने जैसा है, इस कथन की क्या करना है, इस कथन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी कि जो हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य में जो जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य में क्या करना है, हिंदी साहित्य में आपको जयशंकर
शंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। यानी कि 7वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत है, यहाँ पर दोस्तों आपको सुमित्रानंद पंत क्या करना है, सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 8वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय के काव्य सौष्ठव का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। यानी जो अज्ञेय है, यहाँ पर दोस्तों आपको अज्ञेय के काव्य सौष्ठव क्या करना है, अज्ञेय के काव्य सौष्ठव का संक्षिप्त परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा की काव्य कला का संक्षिप्त निरूपण कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा की जो काव्य कला है, महादेवी वर्मा की काव्य कला का क्या करना है, महादेवी वर्मा की काव्य कला का संक्षिप्त परिचय देना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाबा नागा अर्जुन जनता और सामाजिक सरोकार के कवि हैं, इस कथन पर उनके काव्य की समीक्षा कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन जनता और सामाजिक सरोकार के कवि हैं, इस कथन पर क्या करना है, इस कथन पर उनके काव्य की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रानंद पंत के प्रकृति चित्रण पर सुधारण प्रकाश डालिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुमित्रानंद पंत है, सुमित्रानंद पंत के प्रकृति चित्रण पर क्या करना है, चित्रण पर सुधारण प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद के वीरवर्ण की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। यानी कि जो घानानंद है, घानानंद के जो वीरवर्ण है, यहाँ पर दोस्तों आपको घानानंद के वीरवर्ण क्या करना है, घानानंद के वीरवर्ण की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो कबीरदास है, यहाँ पर दोस्तों आपको कबीरदास की जो भक्ति भावना है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसकी मुख्य प्रवृत्तियों पर सुधार प्रकाश डालिए। यानी कि 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो छायावाद है, छायावाद का क्या अर्थ है, यहाँ पर दोस्तों आपको छायावाद का अर्थ स्पष्ट करना है और उसकी जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, उसकी मुख्य प्रवृत्ति पर उदाहरण प्रकाश डालना है। तो दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।